मैं डॉक्टर सुनीता सिंघल, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय श्रीकरणपुर के यूट्यूब चैनल पर स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। एक बार पुनः फिर से अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को पढ़ना शुरू करेंगे। पहले वीडियो में हमने सूत्रधार और नटी के वार्तालाप को सुना और वो एक तरह से प्रस्तावना थी नाटक की, जिसमें हमें सूचना मिली कि अभी जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को मंच पर दिखाया जाना है विद्वानों की सभा के सामने। तो दोनों का प्रस्थान है, सूत्रधार और नटी मंच छोड़ देते हैं, प्रस्तावना समाप्त होती है। इसके बाद ततः प्रविष्टि मृगानुसारी सशर चाप हस्तो राजा रथेन सुतश। ततः इसके बाद प्रविष्टि प्रवेश करता है मृग अनुसारी, मृग का पीछा करते हुए, सशर चाप हस्तो धनुष बाण हाथ में लिए हुए, शर बाण, चाप धनुष, हस्तो हाथ में लिए हुए राजा रथ से, और सूत रथ पर बैठा हुआ राजा धनुष बाण हाथ में लिए, और सारथी प्रवेश करते हैं मंच पर। राजा और सारथी क्या झांकी चित्र क्या है कि मृग का पीछा हो रहा है। सारथी कहता है, सूत है, सारथी कहता है राजानम मृगम च अवलोक्य, राजा को मृगम, मृग को च और अवलोक्य देखकर, राजा और मृग दोनों को देखकर, आयुष्मान श्रीमान कृष्ण सारे ददत चक्षुस्तवी च आधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामि पिनाकिनम। कृष्ण सारे, कृष्ण सार मृग, मृग का नाम है कृष्णसार मृग, ददत दिए हुए दृष्टि, चक्षु दृष्टि, चक्षु ददत दृष्टि को लगाए हुए, नज़र रखे हुए, तभी आप पर, यानी दोनों पर इकट्ठी नज़र रखे हुए कृष्णसार मृग, और तवी, तवी सप्तमी विभक्ति एक वचन, आप पर ददत चक्षु इकट्ठा दोनों को देखते हुए, च और को निकाल देंगे, अधिज्य कारमुखे और प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष, अधिज्य प्रत्यंचा चढ़ा हुआ, कारमुख धनुष। तो तभी आप कैसे हैं जिन्होंने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रखी है, ऐसे आप पर और कृष्णसार मृग पर दोनों को एक टिक दृष्टि से देखता हुआ मैं, ऐसा मैं, सारथी कह रहा है अपने लिए, मृगानुसारिणम, मृग का पीछा करते हुए, साक्षात पश्यामी, वो मानो देख रहा हूँ, पिनाकिनम शिव को, मानो इव मानो पिनाकिनम, शिव को साक्षात पश्यामी देख रहा हूँ, मृग का पीछा करते हुए मानो शिव को साक्षात देख रहा हूँ। इसके बाद राजा का मंच पर प्रवेश होता है और राजा कहते हैं सूत सारथी, दूरम अमुना सारंगेन वयम आकृष्टा, अमुना सारंगेन इस हिरण के द्वारा, वयम हम, दूरम आकृष्टा दूर तक खींच लिए गए हैं। यह मृग चूंकि तेज गति से दौड़ रहा है और हम इसका पीछा कर रहे हैं, तो मृग मानो हमें दूर तक अपने पीछे पीछे खींच के ले गया है। अयम पुनः इदानीम अपि, और यह अब भी, अयम यह पुनः, इदानीम अपि, इदानीम अपि अब भी, और यह अब भी कैसा लग रहा है। भागते हुए मृग की दशा का स्वाभाविक चित्रण कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। ग्रीवा भंगा विराम मुहुर्णोपत्ति संदने दत्त दृष्टि, पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतन भयात भूयसा पूर्व कायम, दर्भै अर्धावलीढ़ श्रम विवृत मुखभंश भी कीर्ण वर्तमा, पश्योदग्र पलुत्वात् वियति बहुत्रम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। ग्रीवा गर्दन को, भंगा मोड़ने से, अभिरामम सुंदरता पूर्वक, मुहु बार बार, अनुपतति स्यंदने पीछे आते हुए रथ पर, दत्त दृष्टि दृष्टि को लगाए हुए। तो क्या क्या कि अनुपतति स्यंदने, अनुपतति स्यंदने पीछे आते हुए रथ पर, मुहु बार बार, ग्रीवा भंगा विरामम गर्दन को मोड़ने से, सुंदरता पूर्वक,
दत्त दृष्टि लगाए हुए। चूंकि हिरन डर के कारण भाग रहा था कि कोई उसका शिकार कर रहा है, तो डर से वो बहुत तेज भाग रहा था और साथ में भागते भागते पीछे मुड़ मुड़ के भी थोड़ा थोड़ा देख रहा था, तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था। तो कवि ने बहुत ही बारीकी के साथ भागते हुए मृग की स्वाभाविक क्रिया का वर्णन कि वो कैसे डर करके भाग रहा है और पीछे आते हुए रथ पर दृष्टि भी उसने एकटक लगा रखी है। पश्चार्धेन, पीछे, अर्धेन आधे भाग से, पीछे आधे भाग यानी अपने शरीर के पिछले आधे भाग से प्रविष्ट है, प्रवेश करता हुआ। शरपतन भयात, बाण लगने के डर से। भूयसा, बहुत अधिक। पूर्व कायम, पूर्व पहले के आधे भाग में, कायम शरीर। तो शरपतन भयात, बाण लगने के डर से। पश्चार्धेन, भूयसा पश्चार्धेन, बहुत अधिक पिछले आधे भाग से। पूर्व कायम प्रविष्ट है, शरीर के पहले आधे भाग में प्रवेश करता हुआ। सा, यानी इतना तेज दौड़ रहा था, ऐसा लग रहा था उसके शरीर का पिछला आधा भाग पहले वाले आधे भाग में मानो अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, अंदर की ओर घुस रहा है। दर्भे अर्धावलीढ़ई, दर्भई कुशों से, अर्धावलीढ़ई आधे चबाए हुए, आधे चबाए हुए कुशों से। चूंकि वो कुश खा रहा था, घास खा रहा था, और जैसे उसे रथ की आवाज़ सुनाई दी तो वो एकदम से डर से भागा। तो आधे चबाए हुए थे कुछ उसके मुंह में थे, तो वो वैसे की वैसे उसी स्थिति में भाग लिया। तो अर्धावलीढ़ई आधे चबाए हुए दर्भी कुशों से। श्रम विवृत मुख भ्रंश भी, श्रम थकान के कारण, विवृत खुले हुए मुख से। थकान के कारण खुला हुआ मुख कैसे? क्योंकि वो भाग रहा था, भागते भागते उसे थकान हुई, तो भागने के कारण, थकान से खुले हुए मुख से, भागने के कारण, थकान हो जाने के कारण विवृत मुख, खुले हुए मुख से। भ्रंश भी, गिरने वाले। अर्धावलीढ़ई दर्भई, आधे चबाए हुए कुशों से। कीर्ण वर्तमा, जिसका मार्ग व्याप्त हो गया था, कीर्ण व्याप्त हो गया था, वर्तमा मार्ग व्याप्त हो गया था, रास्ता रुक गया था। नहीं, आधे चबाए कुशों से भागते भागते वो कुश उसके जो है भूमि पर गिर रहे थे, तो उसका पूरा रास्ता जो है कुशों से व्याप्त हो रहा था। पश्य, देखो। उदग्र पलुत्वात्, ऊंची कूद के कारण। वियति बहुत्रम, आकाश में बहुत अधिक। स्तोकम उर्व्याम प्रयाति, उर्व्याम पृथ्वी पर, स्तोकम बहुत कम, प्रयाति चल रहा है। आकाश में बहुत अधिक और पृथ्वी पर बहुत कम। क्यों? क्योंकि उदग्र पलुत्वात्, ऊंची उछाल के कारण, कूद के कारण। यदि वो दौड़ रहा था, दौड़ इस अर्थ में दौड़ रहा था कि मानो वो दौड़ नहीं रहा बल्कि कूद रहा हो, तेज तेज कूद के जा रहा हो, तो उसकी छलांग ऐसे लग रही थी, वो जो है इस तरह से कूद करके आकाश में बहुत अधिक और पृथ्वी पर बहुत कम चल रहा है। तो सब इसमें आश्चर्य के साथ। तदेश, तो यह है कथम, कैसे। अनुपततेव में प्रत्यन प्रेक्षणीय संवृत है, अनुपततेव में पीछे आते हुए ही मेरे लिए प्रयत्न प्रेक्षणीय, प्रयत्न पूर्वक दिखाई देने योग्य संवृत हो गया है। मैं तो लगातार इसका पीछा कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी यह प्रयत्न से दिखाई देने योग्य हो गया है, अर्थात ये बहुत दूर चला गया है, अब मेरी नज़र से ओझल होता जा रहा है, ये दिखाई देना बंद हो गया है। इसके बाद सारथी कहता है ऐसी बात नहीं है कि आयुष्मान उद्घातनी भूमिति में रश्मि श्यामनाथ रथ से मंदीकृतो वेग है। उद्घातनी भूमि, ऊंची नीची जमीन के कारण, रश्मि श्यामनाथ लगाम को खींच देने से, मेरे द्वारा लगाम को खींच दिया गया, जिससे मंदीकृतो वेग, वेग धीरे हो गया, इसलिए ये हमसे दूर हुआ है। तो आगे हम इसके श्लोक पढ़ेंगे, भूमिका को आप घर पे पढ़ोगे। तो सारथी कहता है, आगे राजा कहता है तो ठीक है, फिर लगाम जो है ढीली छोड़ दो। इस तरह से इनका वार्तालाप राजा और सारथी का चल रहा है। तो सारथी कहता है, यदा आज्ञा प्रति आयुष्मान, जैसी आप आज्ञा देते हैं, रथ वेगम निरूप्य, रथ वेग को देखकर, रथ कर, आयुष्मान पश्य, देखो। क्या कहता है, मुक्तेषु रश्मेषु निरायत पूर्व काया, निष्कम चामर शिखा निभृत उद्धव कर्ण आत्मोदितैरपि रजोभिरा लंघनीया धावन्त्यामि मृगजवा क्षम्य आयुरथ्या। मुक्तेषु रश्मेषु,
रश्मियों के मुक्त, वैसे तो होता है मुक्त छोड़ना, लेकिन यहाँ छोड़ने से मतलब नहीं है, यहाँ ढीले करने से मतलब है। छोड़ देंगे तो शायद रथ पता नहीं कहाँ जाएगा। तो रश्मिषु मुक्तेषु, रश्मियों के लगाम के ढीला कर देने से, निरायत पूर्व काया, निरायत पूरी तरह से फैले हुए, पूर्व काया शरीर के अग्रभाग वाले, शरीर के अग्रभाग वाले, निष्कंप चामर शिखा, और चामरों की शिखा, शिखा अग्रभाग निष्कंप, कंपन रहित चामरों के शिखा वाले, निभृत उधर्व करना, शांत ऊंचे उठे कानों वाले, निभृत शांत, उधर्व ऊंचे उठे करना कानों वाले। आपने कभी देखा होगा कि जब घोड़ा दौड़ता है तो उसके दोनों कान बिल्कुल सीधे आकाश की ओर एकदम ऊंचे खड़े हो जाते हैं, और जो उसके चामर होती है, सिर के ऊपर शिखा लगी होती है, वो भी बिल्कुल शांत, कंपन रहित ऊपर की ओर रहती है। और घोड़ों का जो निरायत पूर्व काया, जो उनका शरीर है वो पूरी तरह से विस्तृत। तो इस तरह से ऐसे ये क्या कहाँ से निकालेंगे? चौथी लाइन में आया, धावन्ते अमी मृग जव अक्षम्या इव रथ्या, रथ्या रथ के घोड़े, धावंती अमी, अमी निकाल लेंगे ये रथ के घोड़े, धावंती दौड़ रहे हैं, मृग जव अक्षम्या इव, मृग के जव वेग को, भाग वेग को, अक्षम्या मानो सहन नहीं करने के कारण दौड़ रहे हैं। यानी मृग जो दौड़ रहा है, मृग इतनी तेजी से दौड़ रहा है तो मानो इन घोड़ों को ईर्ष्या हो गई है कि वो इतनी तेजी से दौड़ रहा है, हम और भी तेजी से दौड़ेंगे। तो ऐसे ये रथ के घोड़े मानो मृग के वेग को न सहन कर पाने के कारण ईर्ष्या के साथ धावंती दौड़ रहे हैं। और कैसे हैं ये घोड़े? तीसरी लाइन छुटी है, उसको देखेंगे। आत्म उद्धते अपि, अपने द्वारा उठाई गई भी, अपने पैरों से उठाई गई भी, रजो भी, धूलि से अलंघनीय, अतिक्रमणीय। यानी वो इतने तेज दौड़ रहे हैं, तेज दौड़ते दौड़ते उनके पैरों से जो धूल उड़ती है, वो धूल अभी उड़ करके वापस नीचे उनके शरीर पर पड़ नहीं पाती कि इतने में वो आगे निकल जाते हैं। अलंघनीय, ये उनके आत्मोद्धते अपि, अपने पैरों के द्वारा उठाई हुई भी धूलि से अलंघनीय, जो धूलि जो है वो उनका अतिक्रमण नहीं कर पाती। ऐसे ये अमी रथ्या, रथ के घोड़े मानो मृग के वेग को न सहन करने के कारण दौड़ रहे हैं। राजा आगे कहता है, सत्यम, ठीक है, बिल्कुल सही कहा तुमने, सारथी को कहता है। अतिथ्य हरितो हरीश वर्तन्ते वाजिनः, ऐसा लगता है कि ये जो घोड़े हैं वो अतिथ्य बढ़कर हैं, हरितो इंद्र के घोड़ों से भी बढ़कर के वाजिना घोड़े हैं ये। तथा ही, कैसे कहता है कि मानो ये इंद्र के घोड़ों से भी बढ़कर के घोड़े हैं। जो आसपास की प्रकृति है, जब तेज गति से कोई भी वाहन चलता है तो आसपास प्रकृति कैसी नजर आती है? कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। यदा लोके सूक्ष्मम वर्जति सहसा तद विपुलता, यदा जो आलोके दिखने में सूक्ष्मम वर्जति छोटी दिखाई देती है, सहसा अचानक से तद विपुलता, वो विपुलता को, विशालता को प्राप्त कर लेती है। कभी जब हम बस में या गाड़ी में किसी भी तरह सफ़र कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि दूर से देखते हैं प्रकृति को, पेड़ पौधे कुछ भी हैं, वो छोटे छोटे पेड़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब उस वाहन का गति जो है बहुत तेज़ होती है तो वो छोटे छोटे जो पौधे दूर से नज़र आ रहे थे हल्के हल्के से, वो अचानक से विशालता को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि हम तेज़ी से इतना नज़दीक पहुंच जाते हैं कि वो ही जो है हमें बड़े बड़े नज़र आने लगते हैं। तो यत् अर्धा विच्छिन्नम भवति, जो अर्धा बीच में से आधे विच्छिन्नम टूटे हुए होते हैं, कृत संधानम एव तत् वे कृत संधानम में मानो जोड़ दिए गए हों। दूर से लगता है कि ये इसका तना है या बीच में से टूटा हुआ है, लेकिन सहसा ही, अचानक से ही ऐसा लगता है अब ये जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी गति से, अपने वाहन की गति से बहुत जल्दी उसके पास पहुंच जाते हैं। प्रकृत्या यद वक्रम, स्वभाव से ही जो टेढ़ा है, तदपि समरेखम नैन्यो, वो भी नैन्यो आंखों के सामने समरेखम, एक सीधी रेखा नजर आने लगती है। दूर से लगता है कि ये तो टेढ़ा है, लेकिन जैसे ही तेजी से हम पास जाते हैं
तो वो एक सीधी रेखा नजर आती है। तो न में दूरे किंचित क्षणमपि, क्षण भर के लिए भी ना तो मुझसे कुछ दूर है और न पार्श्वे न पास है। रथ जवात, रथ के वेग के कारण, रथ के वेग के कारण राजा कह रहा है कि रथ इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि जो चीज देखने में सूक्ष्मवर्ती छोटी दिखाई दे रही थी, सहसा तद्विपुलतम, सहसा वो बड़ी नजर आने लगती है। यद अर्धा विच्छिन्नम भवति, जो बीच में टूटी हुई होती है, कृसंधानम इव तत्, वह बीच में जुड़ी हुई सी हो जाती है। प्रकृत्या यत वक्रम, स्वभाव से जो टेढ़ी होती है वो भी आंखों के सामने तुरंत ही सीधी रेखा नजर आने लगती है। इस प्रकार से क्षणमपि, क्षण भर के लिए भी, मैं मुझसे न दूरे किंचित, ना तो कुछ दूर रहता है, न पार्श्वे न पास। इसके बाद राजा जो है ततः प्रविष्टि, ये आत्मना तृतीयो वेखानस, वेखानस से तपस्वी राजा जा रहा है। तो रास्ते में उनको जो है तपस्वी मिलते हैं। तो तपस्वी कहता है, वेखानस तपस्वी, हस्त्यम उद्यम में अपने हाथ को ऊंचा उठाकर, राजन, हे राजन, आश्रम मृगोयम न हंतव्य न हंतव्य, ये आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारा जाना चाहिए, नहीं मारा जाना चाहिए। देखिए, राजा जब मृग का पीछा करते करते जाता है तो वो कण्व ऋषि के आश्रम के पास में पहुंच जाता है। तो वहाँ कण्व ऋषि के आश्रम के बाहर कुछ उनके शिष्य तपस्वी लोग घूम रहे हैं। वो देखते हैं जब इस स्थिति को, तो मृग का बचाव करने के लिए बोलते हैं कि तत् सातुकृत संधानम प्रति संहर्षायकम आर्तनाय व शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी, कि तत् इसलिए साधुकृत संधानम, अच्छी प्रकार से चढ़ाए हुए सायकम बाण को प्रतिसंहर लौटा लो। हे राजन, जिस सायकम बाण को आपने साधुकृत, बहुत ही अच्छी प्रकार से संधान किया हुआ है, अपने धनुष पर जिस बाण को चढ़ा रखा है, अपनी प्रत्यंचा को चढ़ा रखा है, उस सायकम बाण को प्रतिसंहर लौटा लो, वापिस लौटा लो। क्यों? क्योंकि वह शस्त्रम, आपका शस्त्र, आपका कोई भी शस्त्र है, चाहे धनुष बाण है, तलवार है, कुछ भी है, वो आर्त त्राणाए, पीड़ितों की रक्षा के लिए है। न प्रहर्तुम अनागसी, अनागसी निष्पाप, आगस क्या होता है? आगसी पापी, और अनागसी निरपराधी, निरपराधियों पर प्रहर्तुम, न प्रहार करने के लिए नहीं है। इस प्रकार से हम देखेंगे आगे कि राजा जो है कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश करेंगे। आशा करती हूँ कि जो आपको मैंने घर के लिए कार्य दे रखा था कि आपको ये पहले 5 श्लोक पढ़ाए हैं, वो पढ़ लिए होंगे, और इसके साथ ही भूमिका पढ़ने के लिए बोला गया था, वो भी आपने पढ़ ली होगी। नहीं पढ़ी हो तो कृपया करके उसे पढ़ लीजिए और इसको अपने नियमित रूप से अभिज्ञान श्रृंखला को पढ़ते रहिए। अगला वीडियो आने तक इंतज़ार कीजिए।